Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor. I am here again for you with a new lecture of coordination compounds. तो हमारा solid states का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब उसके सिर्फ PYQs रह गए हैं और मैं संडे में 4 बजे लाइव आने वाला हूँ जिसमें मैं PYQs को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग जितने भी हैं सब के सब ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें मैं सीयूटी के खासकर सीयूटी के और एएमयू के जो पीवाईक्यूज हैं जो सॉलिसिटेट्स के आए हुए हैं वो मैं उसमें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सीईटी सिर्फ ये सॉलिसिटेट जो है आपका सीईटी में है और एएमयू बीटेक में है या फिर आपका एएमयू बीएससी एंट्रेंस में है। उसके अलावा नीट और जेई में ये जो चैप्टर है आपका हट चुका है। तो इसलिए कल 4 बजे मैं लाइव आऊंगा पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, ज्वाइन करना ना भूलें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा अगला चैप्टर है जो आज हम करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है और आपका ये एएमयू बीटेक बीएससी और आपका नीट जेई सीईटी हर तरह के एग्जाम में ये आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी आता है। और इसमें जो है आपके 2-3 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन भी कभी कभी जो है 4 क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि इसमें जो नंबर 1 क्वेश्चन बनता है वो बनता है हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा बनता है इसमें ज्योमेट्री से, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो पूछ लेंगे साथ में ज्योमेट्री भी पूछ लेंगे। तीसरा बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, चौथा बनता है आपका यहाँ पे सीएफएसी से और पांचवा बनता है स्टेबिलिटी से, छठा बनता है आइसोमेरिज्म से और सातवां बनता है मैग्नेटिक मोमेंट से या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। तो इसमें क्या है और भी बनते हैं लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो सीधा सीधा पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन ये आपके लिए लाजमी है कि आपके लिए बोर्ड हो या एग्जाम हो किसी भी तरह का उसमें ये मिलते हैं। तो इसको पूरा देखिएगा। हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला लेक्चर जो स्टार्ट शुरू होगा वो वर्नर्स थ्योरी से होगा। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई ऐसे हमारे पास सेंट्रल एटम होता है, फिर उसके लिगेंड होते हैं और बाहर कोई भी हमारे पास काउंटर आयन होता है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये फॉर्मूला जिस तरह से लिखा जाता है पहले इस तरह से नहीं लिखा जाता था, लोगों को मालूम भी नहीं था कि इस तरह से है। तो वर्नर साहब आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ कंपाउंड लिए और वो जो थे कंपाउंड हमारे पास ये थे जैसे कि COCl3.6NH3। इसकी रिएक्शन जब AgNO3 के साथ कराई तो देखा गया कि यहाँ पे जो है 3 मोल AgCl के मिले 3 मोल AgCl के मिले। ऐसे ही इन्होंने एक दूसरा कंपाउंड लिया COCl3.5NH3, इसके साथ AgNO3 की रिएक्शन कराई तो देखा कि यहाँ पे 2 मोल AgCl के मिले और यहाँ पे COCl3.4NH3 है। ये आपका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में मिलता है, तो दोनों के साथ रिएक्शन कराई तो 4 मोल यहाँ पे COCl3.4NH3 है तो इससे 1 मोल AgCl का मिला और यहाँ पे COCl3.3NH3 से रिएक्शन कराई तो इससे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। अब दिक्कत ये थी, लोगों को समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। वर्नर साहब इस पर काम कर रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ भी 3 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 क्लोरीन है। चारों कंपाउंड में 3-3 क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे 3 AgCl मिल रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 रिएक्शन ना करके 2 रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रिएक्शन ना करके यहाँ पे 1 रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे 3 क्लोरीन होने के बाद भी सिर्फ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ये इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि जो क्लोरीन जैसा दिख रहा है, जिस तरह की बॉन्डिंग हम सोच रहे हैं ऐसा हो रहा हो। उन्होंने सोचा कि जैसे अमोनिया है, अगर हम देखें जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया अगर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा है तो जरूरी नहीं कि क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा हो, बल्कि वो इस तरह की बॉन्डिंग को दिखाने का इस तरह की बॉन्डिंग का दिखावा कर रहा हो। यानी कि अगर मैं कहूं जैसे कि मैं कंपाउंड नंबर 1 ले लेता हूं CO
Cl3 और यहाँ पे 6NH3 है ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि कोबाल्ट है और यहाँ पे अमोनिया है इस तरह से NH3 और आपका NH3 आपका NH3 और ये रहा। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है क्लोरीन जिस तरह की बॉन्डिंग हम समझ रहे हैं इस तरह की बॉन्डिंग ना करके वो बॉन्डिंग करने का दिखावा कर रहा हो सकता है उससे बॉन्डिंग हो ही ना। तो उन्होंने सोचा कि शायद क्या हो सकता है क्लोरीन की बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट ना होकर के इस तरह की डॉटेड लाइन में हो सकती है कि बॉन्डिंग तो लग रही है लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही इन्होंने एक क्लोरीन यहाँ पे लगाया और एक क्लोरीन इसमें यहाँ पे लगाया, ठीक है ना, ये चीज किया। तो इसी से कंक्लूजन निकाला कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो सॉरी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उनके पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। यानी कि जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, यहाँ से मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर बात करने वाला हूँ। इसको मैं इधर ना करके अगले उस पर कर रहा हूँ, अगले पेज पे। कंक्लूजन क्या है कि जो वर्नर साहब ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है shows 2 type of valency, 2 type of वैलेंसी। कैसी कौन कौन सी? पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना, ये होती है। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरी चीज ये आयनाइजेबल होती है। तीसरी चीज ये नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। और दूसरी चीज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड से ये सेटिस्फाई होती है। और क्या होता है कि रिटर्न आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक मिनट थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। इसमें क्या होता है कि सेटिस्फाई बाय एनायनिक लिगेंड, और यहाँ पे यह है कि द एनायनिक लिगेंड which satisfy primary valency return outside the coordination sphere। ये चीज होती है इस तरह से, ओके। और यहाँ पे जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ये होती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, या तो एटम होगा या फिर आयन होगा। दूसरा ये क्या होती है आपकी, देखो ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होगी, नॉन आयनाइजेबल होगी। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये आपकी डायरेक्शनल होगी, ये है नॉन डायरेक्शनल, तो ये होगी आपकी डायरेक्शनल। और चौथी चीज ये है कि यहाँ पे ये एनायनिक लिगेंड से होती है, ओके। और ये वाली न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड दोनों से सेटिस्फाई हो रही होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे सेटिस्फाई बाय बोथ न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड्स। एक तो चीज ये, अगली चीज ये है कि यहाँ पे अलग से मैं इसको लिख रहा हूं, द एनायनिक लिगेंड
which satisfy both primary and secondary valency written in coordination स्फीयर, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी जाती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ कि ये दो चीजें हैं, तो अब इसी चीज को उन्होंने कहा कि ये वाली जो वैलेंसी है, ये वाली है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये वाली जो है, ये इन्होंने इसको कहा कि ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड ये रहा, दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये रहा कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है, इसमें ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, जो कि आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल होने की वजह से टूट भी जाती है। दूसरा हमारे पास COCl3.5NH3, तो इसमें फिर से अगेन हम कोबाल्ट लेंगे, ये रहेगा इस तरह से। यहाँ पे हमने NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, और यहाँ पर NH3, कितना हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरीन है, एक तो क्लोरीन हमारे पास ये आ जाएगा, इसको ना ऐसे नहीं दिखा रहे, यहाँ पे मैंने क्लोरीन दिखाया। अभी जो क्लोरीन है, एक ये होगा क्लोरीन और एक ये होगा, और ये वाला जो क्लोरीन है, दोनों की दोनों वैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी वजह से आपने देखा कि जब हमने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करी थी, तो यहाँ पे जो है था 2 मोल AgCl के मिले थे हमको। 2 मोल AgCl का मिलने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों क्लोरीन तो आयनाइज हो गए थे, लेकिन ये वाला क्लोरीन आयनाइज नहीं हुआ था। इसका मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, इस वजह से ये आसानी से बॉन्ड टूटता भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में हमारा था COCl3.4NH3, COCl3.4NH3, इसमें मैंने क्या कहा था, सिस और ट्रांस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये था CO, तो हमारे पास एक क्या है NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और एक यहाँ पे क्लोरीन। ये जो हमारे वैलेंसी शो करेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, वो यहाँ से इस तरह से, और एक ये। तो यही वजह थी जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 मोल AgCl का हमको मिल रहा था इस तरह से, ठीक है। अब चौथी चीज हमारे पास क्या है कि यहाँ पे COCl3.4NH3, यहाँ पे यह तो हमारे पास कोबाल्ट है, फिर से हमने किया इस तरह से, तो अब हमारे पास 4NH3 है, सॉरी 3NH3 ना, 4 क्यों आएंगे अब हमारे पास, 3NH3, तो 1 2 और एक, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है, ये वाले हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। इस वजह से क्या है कि जो AgNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे थे, तो कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं हो रही थी, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी। ये जो था कलर, इसका हमारा होता है कलर येलो, ठीक है ना, इसका होता है हमारे पास कलर येलो, इसका होता है पर्पल, इस कंपाउंड का होता है पर्पल, और इस कंपाउंड का होता है ग्रीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कंपाउंड का क्या होगा कलर, तो आपको याद होना चाहिए येलो, पर्पल, ग्रीन, एक होता है वायलेट, वॉयली बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, इसमें मैं इसको ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड अगर हमारे पास होता है सिस और होगा ट्रांस, तो अगर सिस फॉर्म है तो होगा वोलियो,
और ट्रांस है तो होगा हमारे पास ग्रीन, ठीक है। और उसके सॉरी ये होगा वॉयलेट, और उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसका होगा हमारे पास ब्लू ग्रीन, इस तरह का है, ठीक है ना। ये आप देख लो इसमें कि ये हमारे पास, इससे हम जब रिएक्शन कर रहे थे AgNO3 के साथ, तो 3Cl हमको यहाँ पे 3AgCl हमको मिल रहे थे, 3 मोल AgCl के हमको मिल रहे थे यहाँ से। तो तीनों के तीनों जो थे ये आपके प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे थे। ओके, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके एक्चुअल चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला ये है। अभी तक हम इस फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, ये इस तरह का है, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी हमें कोई रिएक्शन समझ में आई कि भाई किस तरह से हम लिखेंगे। तो वर्नर्स ने फिर एक नया फॉर्मूला हमको दिया, वर्नर्स ने हमको एक नया फॉर्मूला दिया कि ये वाला जो कंपाउंड है COCl3 डॉट 6NH3, ये इस तरह से होता है लिखा हुआ कि CONH3 का होल 6 और आपका Cl3। ओके, जो दूसरा वाला कंपाउंड है COCl3 डॉट 5NH3, तो ये होता है हमारे पास CONH3 का होल 5Cl और आपका Cl2, इस तरह से। तीसरा हमारे पास होता है COCl3 डॉट 4NH3, तो ये होता है हमारे पास CONH3 का होल 4Cl2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। नंबर 4 हमारे पास होता है COCl3 3NH3, तो ये होता है हमारे पास CONH3 का होल थ्राइस Cl3, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा। हमको मिलेगा CONH3 का होल 6 3 प्लस 3 AgCl माइनस प्लस NO3 माइनस, ये रहेगा इस तरह से। ऐसे ही इसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ तो हमको क्या मिलेगा, CONH3 का होल 5Cl प्लस 2 AgCl प्लस NO2 प्लस, और यहां पे अगर हम करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस AgCl प्लस NO2, और यहाँ पे अगर हम करते हैं AgNO3 के साथ रिएक्शन तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाला जो पार्ट है आयनाइजेबल होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस लिखा हुआ है यही क्या हमारी प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा होता है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होता है ये वाला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हमको देखेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आयंस बनेंगे। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है, एक दूसरा बनता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह पर बनता है। तो यहाँ पे पहले हमने इसको एविडेंस दिया कि क्या ये बात सही है नहीं सही है। तो इन कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने चेक करी, और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करी तो जो ऑर्डर निकल का है वो बिल्कुल ठीक था। तो हम बोलेंगे एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ये चीज है एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी। जो पहला कंपाउंड हमारा था CONH3 का होल 6 Cl3, तो जब इसको आयनाइज किया गया वाटर में तो हमको कितने मोल मिले, कितने आयन मिले, CONH3 का होल 6 प्लस 3 Cl माइनस, तो 4 मोल। यहाँ पे कितने मिले हमको, 4 आयंस। कितने मिले, 4 आयंस मिले। तो 3 तो ये वाले और एक ये वाला। इसमें पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ आयंस किसके किस में कितने मिलेंगे, या इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ये चीजें यहाँ पे पूछते हैं, तो ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास था यहाँ पे CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2, तो यहाँ पे जब वाटर के साथ इसको आयनाइज किया गया तो हमको ये मिला CO NH3 का होल 5 Cl प्लस 2 प्लस 2 Cl माइनस, तो यहाँ पे हमको 3 मोल मिले, 3 आयंस मिले, ये रहेगा। और यहाँ पे CO NH3 का होल 4 Cl2Cl और आपका H2O, और यहाँ पे CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, यहाँ पे सॉरी Cl माइनस, तो यहाँ पे 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या है, CO NH3 का होल 3 Cl3, यहाँ पे वाटर होगा, तो यहाँ पे कोई भी नो आयनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन, यानी कोई भी आयन नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, आपको पता है कि नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 1 कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ आयंस इसके सबसे ज्यादा है, इसके 4 आ रहे हैं आयनाइज करने पे, यानी कि नंबर 1 कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे 3 आयंस मिल रहे हैं तो दूसरे वाले की उससे कम होगी, और तीसरे वाले में हमको 2 आयंस मिल रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दूसरे वाले से कम हो जाएगी, और सबसे कम हमारी चौथे वाले की होगी, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब आगे हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास, एक होता है, एक तो ये इसको ये जो हमारे से ना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट। क्या होता है डबल सॉल्ट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन, यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें और जो डबल सॉल्ट होता है उसमें क्या फर्क है। तो देखो जो डबल सॉल्ट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको वाटर में घोलने पर, वाटर में आयनाइज करने पर क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी को ये लूज कर देता है, खो देता है, तो हम कहेंगे डबल सॉल्ट loses its identity on dissolving in water, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे कार्नेलाइट है, KCl है कार्नेलाइट, जैसे KCl है डॉट MgCl2 है डॉट 6H2 है, ये। तो आप ये जो हमारे पास है इसको जब आप वाटर में आयनाइज करेंगे ना, वाटर में, तो क्या होगा कि ये आयनाइज होगा K प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 6H2, इस तरह से। तो ये जो होता है आपका, इसने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खो दी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन रिटेन इट्स आइडेंटिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। दोनों में फर्क ये होता है, कैसे, अभी अभी जो पिछले एग्जाम्पल है उसमें से हम एक लेके चल रहे हैं, जैसे कि CO NH3 का होल 5 Cl, चलो ये वाला हम लेके चल रहे हैं, और Cl2, इसको अगर मैं वाटर में घोलता हूँ
तो सिंपल सा क्या है हमारे पास ये बनेगा CONH3 का होल 5Cl और माइनस सॉरी 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये रहेगा इस तरह से। ओके ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटीज है वो एज इट इज है, यहाँ भी जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटीज है वो एज इट इज है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये वाला है जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, जबकि जो डबल सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो दोनों में हमारा फर्क ये है। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हिस्ट्री, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बनता है कि नंबर ऑफ आयंस हमको दिए जाते हैं कि AgCl के इतने मोल बन रहे हैं, तो बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जितने मोल AgCl के बन रहे होंगे, अगर आपको 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं तो इसका मतलब 2 क्लोरीन जो है वो आपके बाहर लगे होंगे इस तरह से। एक तो ये बनता है हमारा। एक बनता है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, तो वो भी आप यहाँ से इसको देख करके बता सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बनता है कि इसमें किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। और जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो नंबर ऑफ आयंस पे बनता है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हमको मिलेंगे वाटर में हाइड्रोलिसिस करने पर। तो हमारे पास यहाँ पर यही है कि इसमें जो नंबर ऑफ आयंस है इसमें 4 मिल रहे हैं, इसमें 3 मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं और इसमें कोई आयन नहीं मिल रहा। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की कंडीशन। अगली क्लास में हम इस पर जो है क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है हमारा, मान लीजिए हमारे पास ये है जैसे CONH3 का होल 6Cl3 ये है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लगा होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयंस, काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर। ये जो होते हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम लेंगे इसको भी क्या होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो, क्योंकि ये लिगेंड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने कितने किस टाइप का लिगेंड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्रा डेंटेड है या मोनोडेंटेड है। मोनो डेंटेड के केस में तो जितने लिगेंड होते हैं उतने ही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो भी होगा, आयन होगा तो आयन, मेटल होगा तो एटम होगा तो एटम। ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे रह गया कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ओके, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सेंट्रल एटम की। देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये जो आयन होता है ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मेटल एटम, द मेटल विच बॉन्डेड टू ligands bonded to a fixed number of ligand directly इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन।
तो इसको ना पूछते हैं, यहाँ पे पूछते ये है कि लुईस एसिड का बिहेव कौन कर रहा है और लुईस बेस का बिहेव कौन कर रहा है। तो देखो लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान रहे, एक होता है हमारे पास लुईस एसिड, तो जो लुईस एसिड होता है विच एक्सेप्ट लोन पेयर, और एक होता है हमारे पास लुईस बेस, क्या होता है विच डोनेट लोन पेयर। रिमेंबर दिस पॉइंट कि लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे और लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर को डोनेट करे। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होता है कि मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड है, इस लिगेंड के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो होता है ये इस मेटल को दिया जाता है। तो ये मेटल जो है यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम आयन ट्रीटेड, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रीटेड एज लुईस एसिड। पूछते हैं सीधा सीधा कि विच वन एक्ट एज लुईस एसिड और लुईस बेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड कौन सा होता है, लुईस बेस कौन सा होता है। सेंट्रल एटम जो है वो आपका लुईस एसिड होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं कहूंगा कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड which directly bonded to a central metal atom or ion through a ligand, through ligand, ये होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूं AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ये है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे जो आपके जो लिगेंड बॉन्डिंग कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कि जैसे हमारे पास Ag है, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे Ag है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NH3 है, ये रहेगा इस तरह से। तो एक यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है, एक यहाँ से, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही और लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CO का होल 4, यानी कि या फिर एक काम करते हैं हम COCl का होल 4 2 माइनस, तो यहाँ पे जो CO होता है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे Cl और D8S2, तो आपका D8 आ जाएगा, तो sp3 आ जाएगा, Cl ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो इसमें बॉन्डिंग हो रही है, वो आपका यहाँ पे 4 है, तो इसको बोल, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CONH3 का होल 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 3 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो CO, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया, ये रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, जिससे यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारे जो इसको डायरेक्टली बॉन्ड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपका 6 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उतना हो जाएगा, लेकिन ये बात सही नहीं है, ये हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड नहीं या ट्राइडेंटेड नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लेके चलो, COEN का होल ट्वाइस Cl2, तो अगर हम इस थ्योरी पे देखें कि अगर हम इस थ्योरी पे देखें कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतने ही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे 2 लिगेंड ये वाले, 2 ये वाले, कितने हो गए, 4 हो गए, तो इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए था, इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 4, लेकिन 4 इसका नहीं होता है, क्योंकि जो EN है इथाइलिन डाइएमीन वो आपका डाइडेंटेड लिगेंड है। तो डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब उसके पास 2 डोनर साइट होती है, यानी कि एक लिगेंड जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है इस तरह से, जैसे CO, और यहां पे मैं ले रहा हूं EN, और यहाँ पे EN ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे CN। तो यहाँ पे CN, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे EN, यहाँ पे EN, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, यानी कि अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो वो 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, ट्राई है तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी काउंटिंग करते रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे सीधा सीधा जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि किसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, या साथ में पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे देखे गए हैं कि आते हैं। तो ये हमारे पास ये रहेगा। अब उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है लिगेंड्स। लिगेंड आता है तीसरा। अगर नहीं उतारा है तो एक बार उतार लो। आगे बढ़ते हैं। लिगेंड, तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सेंटर एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है ना। द ग्रुप, द एटम और group of atoms which can donate lone pair of electron directly to a central metal atom और आयन, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पे डोनेट करता है उसको बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी, और इसी डेंटिसिटी से आया है आपका लिगेंड का नाम, ठीक है ना। ये जो होती चीज, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास अमोनिया है, ओके, और आपका CN माइनस है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, कार्बोनिल है, और इस तरह का एक और जैसे कि NH2 माइनस है, इस तरह से ये हमारे पास होते हैं। तो लिगेंड्स के टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड होता है वो आपके एक तो न्यूट्रल होता है और एक होता है एनायनिक होता है। लेकिन ये न्यूट्रल और एनायनिक जो है आपके जो जो टाइप होते हैं लिगेंड उसमें होते हैं, जैसे कि एक तो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, जो हम बारी बारी सारी चीजें हम लेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। एक हमारे पास होते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, डाई। एक होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, और एक होता है हमारे पास टेट्रा डेंटेड लिगेंड। एक होता है हमारे पास पेंटाडेंटेड लिगेंड। और एक होता है लास्ट हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो डेंटिसिटी यानी कि जितने एटम उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी। इसकी जो है डेंटिसिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड होंगे, यानी कि एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम होंगे। यहाँ पे एक ही लिगेंड के अंदर 3 डोनर एटम होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, और यहाँ पे 6 होंगे। इनमें इसमें हर किसी का 2 टाइप होगा। एक तो होगा हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, और एक होगा एनायनिक। ऐसे इसका हो जाएगा न्यूट्रल और एनायनिक। जो ज्यादातर काम होगा वो हमारा इसका होगा। और एक ये वाला हेक्साडेंटेड लिगेंड, इसका एक बहुत मशहूर लिगेंड है EDTA। EDTA ये होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये जो होता है लिगेंड, एक तो ये इस पर हमारे बनते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो कंपाउंड्स पे हमारे काम आने वाले हैं, जिस पे ज्यादातर कंपाउंड हमारे बनेंगे, मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड पे हमारे जो कंपाउंड है उस पर हमारी बात
होने वाली है। तो सारा का सारा खेल अब हमारा जो कल रहेगा इस पर रहेगा। फिर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसकी भी हमको बात करनी है, ठीक है ना। तो उन सबको करने के लिए हम अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।